हेलो फ्रेंड्स, आज हम शैवालों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इधर, शैवालों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कायिक जनन, जो हमने लक्षण में भी पढ़े थे कल। दूसरा होता है अलैंगिक जनन, और तीसरा होता है आपका लैंगिक जनन। जो शैवाल होते हैं उनमें 3 प्रकार का जनन होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो कायिक जनन कैसे होता है। हमारे यहाँ पर हेडिंग होगी शैवालों में कायिक जनन। शैवालों में जो कायिक जनन होता है वो कायिक जनन खंडन विधि के द्वारा होता है। तो पूरी हेडिंग होगी शैवालों में कायिक जनन खंडन विधि द्वारा। देखो इधर, ये एक शैवाल है मेरे पास। ये एक शैवाल हो गया। ये शैवाल की कहलाती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति हो गई। और ये जो भाग है ये शैवाल की कहलाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ये जो शैवाल जो हमने बनाया है, इसमें जो हरित लवक है वो सर्पिलाकार हरित लवक है। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसका नाम? सर्पिलाकार हरित लवक। सर्पिलाकार हरित लवक। आगे देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो शैवाल होता है, ये शैवाल नाम से स्पष्ट हो रहा है खंडन विधि है। तो इस शैवाल के टुकड़े होते हैं। तो इसके जैसे 2 टुकड़े हो गए शैवाल के। खंड होते हैं शैवाल के, टुकड़ों में विभक्त हो जाता है 2 टुकड़ों में। एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा। केंद्र के कोशिका द्रव्य, बहुत सारे कोशिकांग वगैरह वो इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। देखो इधर बातें नहीं। सबसे पहले ये जो शैवाल होता है वो शैवाल खंडों में विभक्त हो जाता है। उसके एक या एक से अधिक खंड हो जाते हैं। ये खंडों में विभक्त हो गया। तो ये एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खंडों में विभक्त। टूट जाता है और फिक्स स्थान नहीं है, ये कहीं से भी टूट सकता है और 2 इस प्रकार के खंडों में विभक्त हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि ये जो खंड होते हैं, प्रत्येक खंड वृद्धि करता है। वृद्धि कब करेगा? जब अनुकूल परिस्थिति आएगी। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थिति में प्रत्येक खंड वृद्धि करता है और वृद्धि करके
एक नए शैवाल में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक खंड ने वृद्धि करी और ये फिर से दोबारा से नए शैवालों का निर्माण हो जाएगा। ये दो नए शैवाल बन गए, इनको बोलेंगे पुत्री शैवाल या पुत्री कोशिका। ये पुत्री कोशिका, और ये जो आपकी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी मातृ कोशिका। दो टुकड़े हुए हैं, दो खंड हुए हैं, तो एक मातृ कोशिका के जब दो खंड हो गए तो दोनों खंड आगे अनुकूल जब परिस्थिति आती है तो दोनों वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके और एक नए शैवाल में विकसित हो जाते हैं, जिनको पुत्री कोशिका या पुत्री शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये पुत्री शैवाल है। और इस प्रकार की जो विधि होती है खंडन विधि, वो जैसे स्पाइरोगाइरा, ये एक प्रकार का शैवाल है स्पाइरोगाइरा, जो पानी के अंदर होता है, जिसको हम एक काई के नाम से पुकारते हैं। हरी हरी सी जो पानी के अंदर वो जमी रहती है घास सी। तो पानी में जो हरी हरी सी घास है, जैसे माना ये इतना बड़ा हमारा कोई तालाब है जिसके अंदर पानी है, तो यहाँ पर हल्की सी हरी हरी सी घास होगी, धीरे 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 वो बढ़ती चली जाती है और धीरे 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 बढ़ने पर और संपूर्ण पानी में पूरी तरीके से फैल जाती है। वो शैवाल ही है और उस शैवाल में इसी प्रकार से जनन होता है। उसका प्रत्येक जो तंतु है वो एक नए शैवाल का निर्माण कर लेता है। आप कभी भी देख लेना, जैसे यहाँ पर कोई शैवाल है तो यहाँ से उसके आधा सा तंतु लेना, दूसरी जगह यहाँ पर डाल देना जहाँ पर शैवाल नहीं है। फिर वहाँ पर आप देखना धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में वहाँ पर वो जनन करने लगेगा और धीरे धीरे वहाँ पर शैवाल की मात्रा अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से जो लिया, जो भी हिस्सा लिया है, वो आपने वही खंडन कर दिया उसका। ठीक है, तो जो भी टुकड़ा आपने वहाँ पर डाला हुआ है, वो प्रत्येक टुकड़ा एक नए शैवाल में परिवर्तित हो जाएगा और वही आकार को बड़ा कर लेगा। तो बहुत आसान तरीका, केवल ये ध्यान रखना है कि कायिक जनन जो होता है वो शैवालों में वो खंडन विधि के द्वारा होता है। आप जितने टुकड़े करोगे, प्रत्येक टुकड़ा एक नए शैवाल में बदल जाएगा। अगर इसके आप 10 टुकड़े करोगे, 10 टुकड़ों को भी अलग अलग डालोगे यहाँ पर पानी के अंदर, तो प्रत्येक टुकड़ा भी एक नए शैवाल में परिवर्तित हो जाएगा और इन सभी का आकार धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, सबका ही बढ़ जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही तेजी से, तीव्र गति से वृद्धि होती है इनमें। ठीक है, और जल में ये वृद्धि करते हैं, क्योंकि हमने इनके जो लक्षण लिखे थे वो कल लिखे थे कि शैवाल जो होते हैं वो जलीय आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, स्थलीय आवास में नहीं पाए जाते, ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। तो जल में ही ये पाए जाते हैं जो शैवाल होते हैं वो। तो ये ध्यान रखना है कि हरी हरी सी जो किजी बोलते हैं जिसको, जो होती है वो शैवाल ही है, जो हरा हरा सा होता है पानी के अंदर जो होती है वो शैवाल ही है, जिस पर हम बहुत जल्दी से फिसलते हैं, क्योंकि पेक्टिन और सेलुलोज की इनकी भित्ति बनी होती है। और सेलुलोज एक चिकना जैसा पदार्थ होता है, तो शैवाल पर हमने जैसे पैर रखा हम पानी में भी फिसल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लसलसा सा होता है, आप हाथ लगा के देखना उसको, बिल्कुल ऐसा चिपचिपा सा रहेगा, ऐसा उसकी तरह शैम्पू जो होता है ना, उस शैम्पू किस तरह। तो ये जितने भी पत्थर बहते हुए जो पानी होता है, जैसे चट्टानों से होकर के पानी बह रहा है, तो उन चट्टानों के ऊपर भी शैवाल उगने लग जाती है और वो पत्थरों पर फिसलने लग जाते हैं। तो और शैवाल के अलावा ज़रूरी नहीं है कि माँ सभी में शैवाल हो। माँ शैवाल के अलावा मैंने पहले ही बताया था चट्टानों पर लाइकेन भी होती है। अब अंतर कितना सा है? अंतर कुछ नहीं है। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बन रहा है, और यहाँ हम केवल शैवाल की बात कर रहे हैं। लाइकेन में भी तो शैवाल ही है। चट्टानों के ऊपर जो उगता है वो ऊपर आपको शैवाल ही दिखाई देगा, आपको तो ऐसा ही लगेगा शैवाल है, लेकिन अगर उसके नीचे शैवाल से संबंध बना रहा कवक, तो वो पादप हो गया आपका लाइकेन। क्योंकि लाइकेन जो पादप है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के ही निर्माण होता है लाइकेन का। ठीक है, तो पानी के अंदर जो भी है वो अपन शैवाल ही नाम देते, वो हो सके लाइकेन भी हो, हम देख नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, तो अपन तो हमेशा शैवाल ही कहते हैं उसको, लेकिन शैवाल के नीचे अगर कवक है तो फिर उसका नाम लाइकेन हो जाता है। ये विषय ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि शैवालों में जो कायिक जनन होता है वो सबसे मुष्ट विधि है, जो खंडन विधि, जिसके द्वारा शैवालों में कायिक जनन होता है।
ये विषय ध्यान रखना है। ये आगे भी आप बीएससी लेवल तक भी आपको आएगा। वैसे जनन आपकी इस क्लास में नहीं दे रखा है, जूनियर में ज़्यादा वैसे लिख रखा है केवल कि 3 विधियों से होता है। आगे देखो अब अगला, अब कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। शैवालों में अलैंगिक जनन शैवालों में अलैंगिक जनन 5 विधियों के द्वारा होता है। देखो इधर, एक तो चल बीजाणु द्वारा, दूसरा अचल बीजाणु द्वारा, तीसरा जो जनन होता है शैवालों के अंदर वो होता है सुप्त बीजाणु द्वारा, चौथा जो जनन होता है वो होता है निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा, और पांचवा जो जनन होता है वो होता है पालमेलावस्था द्वारा। पालमेला या श्लेष्मावस्था द्वारा। पालमेला या श्लेष्मावस्था, ये सबसे मोस्ट है, पालमेला या श्लेष्मावस्था। शैवालों में जो जनन होता है वो 5 प्रकार का है। चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, सुप्त बीजाणु द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा और पालमेला अवस्था द्वारा। ये जो चल बीजाणु द्वारा जनन जो होता है ये अनुकूल परिस्थिति में होता है। जब भी अनुकूल परिस्थिति होती है तो इस प्रकार का चल बीजाणु जनन होता है। अचल बीजाणु जो होता है ये होता है प्रतिकूल परिस्थिति, तब जाकर के अचल बीजाणु बनते हैं। सुप्त बीजाणु अधिक प्रतिकूल, इससे भी ज़्यादा प्रतिकूल, थोड़ी सी और ज़्यादा प्रतिकूल। निश्चेष बीजाणु ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रतिकूल। और पालमेला अवस्था जब लंबे समय तक कठिन से कठिन प्रतिकूल परिस्थिति हो और लंबे समय तक चलती हो तो जीवाणु में पालमेला अवस्था आती है। मतलब अपने अपने हिसाब से अगर थोड़ी सी कम प्रतिकूल परिस्थिति है, हल्की सी है, कम है, तो इसी से जनन कर लेगा, अचल बीजाणु के द्वारा ही जनन हो जाएगा। थोड़ा सा परिस्थिति को और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब कंडीशन ज़्यादा बेकार हो गई, अधिक प्रतिकूल परिस्थिति हो गई तो सुप्त बीजाणु द्वारा, और भी ज़्यादा हो गई तो निश्चेष बीजाणु द्वारा, और एक ऐसी हो गई कि तो लंबे समय तक चलेगी, 2-3 साल तक, जब तक, तो उसके लिए लंबे समय तक चलने वाली अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसके लिए फिर पालमेला अवस्था आ जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की होने को, तो ये जो चारों प्रकार के जनन होते हैं बाकी के एक को छोड़ करके, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निश्चेष बीजाणु और पालमेला, ये चारों ही प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति भी अलग अलग है। एक तो थोड़ी कम प्रतिकूल परिस्थिति है, एक उससे ज़्यादा है अधिक प्रतिकूल, और भी ज़्यादा तो निश्चेष बीजाणु, और लंबे समय तक और बहुत लंबे समय तक चलने वाली परिस्थिति है जो एक लंबे समय तक चलेगी और कठिन से कठिन प्रतिकूल परिस्थिति है, तो फिर पालमेला या श्लेष्मावस्था के द्वारा होता है इसमें। अब देखिए सबसे पहले चल बीजाणु द्वारा। अब ये ध्यान ये रखना है कि चल बीजाणु के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो उन्हीं में ही होगा जिनमें कसाविका उपस्थित होगी। जिनमें कसाविकाएँ पाई जाती है, जिनमें कसाविकाएँ उपस्थित होती है, उन्हीं में ही चल बीजाणुओं के द्वारा अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और आपने पढ़ा है कि सभी
जो शैवाल होते हैं उनमें कसाबिकाई नहीं पाई जाती है। कल हमने एक चित्र बनाया था जिसमें हमने कसाबिकाओं को दर्शाया था, क्लेमाइडोमोनास। ये देखो इधर, ये आधार कणिका है। ये इसमें ये आपका हो गया हरित लवक। कैसा हरित लवक होता है इसमें? प्याले नुमा या कप नुमा हरित लवक। ये जो आधार कणिकाएं हैं इनसे कसाबिका निकलती है। ये कसाबिकाएं हो गई। ये कसाबिकाएं जो होती है इनको जल में तैरने के लिए या गमन करने के लिए, गति करने के लिए ये मदद करती है। कसाबिकाएं जो होती है, हमने जो जीवाणु कोशिका पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ ली है किसी भैया, तो जीवाणु जो कोशिका पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जीवाणु कोशिका में जो कसाबिकाएं होती है वो एक सिरे पर भी हो सकती है, एक सिरे पर एक से अधिक भी हो सकती है, दोनों सिरे पर भी हो सकती है और चारों तरफ भी हो सकती है। जीवाणु में ये सब कसाबिकाएं होती है जो जीवाणुओं को तैरने के लिए या उनको चलने के लिए, गमन के लिए मदद करती है। अब देखिए इधर, ये आपका जो शैवाल है इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये शैवाल का नाम है। इसमें कसाबिकाएं उपस्थित है, इसलिए इसमें अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल से मतलब नहीं है, इसमें अनुकूल परिस्थिति में ही चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब क्या होगा इसमें? अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल परिस्थिति में इसके अंदर, अनुकूल परिस्थिति में इसके अंदर गोल संरचनाएं बन जाती है। ऐसे बहुत सारी गोलाकार, फिक्स नहीं है कितनी संरचनाएं बनेगी, बहुत सारी गोलाकार संरचनाएं बन जाती है। और ये जो गोलाकार संरचनाएं बनती है इनको नाम देते हैं चल बीजाणु। अब ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं इनमें कसाबिकाएं भी होती है, तो हल्की सी आप इस तरीके से दर्शाइए, ऐसे। फिक्स नहीं है ये, बहुत सारी अनुकूल परिस्थिति में इनमें इस प्रकार की गोलाकार संरचनाएं बन जाती है, ऐसे अंदर ही बनेगी। अभी ये ध्यान रखना है, ये गोलाकार संरचनाएं बन गई, इसको नाम देते हैं चल बीजाणु। अब ये जो पूरी संरचना है, पूरी की पूरी संरचना, इस पूरी संरचना को नाम देते चल बीजाणुधानी। चल बीजाणुधानी। एक ये थैला हो गया है और इस थैले का नाम समझो चल बीजाणुधानी, और इस थैले में जो भी उपस्थित है उनको नाम दिया चल बीजाणु। चल बीजाणुधानी इसलिए बोल रहे हैं कि इस पूरी धानी में, इस पूरे थैले में चल बीजाणु उपस्थित है, इसलिए इसको नाम दे दिया चल बीजाणुधानी। चल बीजाणुधानी नाम देते हैं। जैसे आप आगे भी पढ़ोगे शब्द आएंगे जैसे लघु बीजाणुधानी, इसका मतलब उस धानी में क्या उपस्थित है? लघु बीजाणु। गुरु बीजाणुधानी, ये शब्द आते हैं गुरु बीजाणुधानी, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें गुरु बीजाणु उपस्थित है। गुरु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। अब आगे क्या होता है? चल बीजाणुधानी बन गई। अब ये चल बीजाणुधानी आगे चल करके फट जाती है, ये फट गई, और फटने पर ये जो चल बीजाणु होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, और जल में आकर के ये इस तरीके से स्वतंत्र हो गए, बाहर निकल गए। अब बाहर जो निकलेंगे वो जल में निकलेंगे, यहाँ पर ये वाटर है, जल है। इसके बाद क्या होता है? ये जल से जब बाहर निकलते हैं तो फिर इनमें होती है वृद्धि, और वृद्धि के बाद अनेकों क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होता है।
बहुत सारे, ये जितने भी चल बीजाणु, प्रत्येक चल बीजाणु से क्लेमाइडोमोनास जो है उसका निर्माण होता है। ये बहुत सारे, ये जितने भी जो बने हैं ये सभी पुत्री शैवाल है, ये पुत्री कोशिका है। और ये जो बने हैं आपकी, ये जो है ये आपका मातृ कोशिका है, यह मातृ शैवाल है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक शैवाल से अनेकों शैवालों का निर्माण हो रहा है चल बीजाणु के द्वारा। यहाँ फिक्स नहीं है, ये जितना बड़ा आकार होता है, जितने यहाँ पर चल बीजाणु बनते हैं वो सारे के सारे चल बीजाणु स्वतंत्र रूप से जल में फिर उनमें वृद्धि होती है और वृद्धि करके और नए एक संतति का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। अब ये कितने भी बने, अब इन सभी में फिर से ये अवस्था चलेगी, प्रत्येक में अवस्था चलेगी तो फिर से चल बीजाणु धानी बनाएंगे सभी, और चल बीजाणु धानी बनाएंगे तो फिर से वो अब इतने बन गए, अब इनसे इतने ही और बनेंगे प्रत्येक से, तो धीरे धीरे इनकी जो संख्या है वो शैवालों की जो संख्या है वो तीव्र गति से बढ़ने लग जाएगी। और आपने ये 9th क्लास में पढ़ा है एक शब्द शैवाल ब्लूम। शैवाल ब्लूम क्या होता है कि जो जल होता है इसमें शैवाल तेज़ी से वृद्धि करते हैं और ऊपरी पूरी सतह पर ही शैवाल छा जाते हैं, माना पूरी जल की सतह पर शैवाल हो गई है, ठीक है, ये शैवाल हो गए। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, ऊपर ही ऊपर शैवाल छा रहे हैं तो सारे के सारे शैवाल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो जल में रहने वाले जो और जीव जंतु है, मछली है, मेंढक है, उनको मतलब जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है, ना तो भोजन उपलब्ध हो पाता है, और हमेशा शैवालों की वृद्धि होती रहती है क्योंकि भोजन का निर्माण इन्हीं में ही होता रहता है। तो और जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस घटना को बोलते हैं शैवाल ब्लूम, मतलब जल में उफान आना, जल स्फुटन की कहते हैं। शैवालों के कारण जल स्फुटन हो जाता है, उफान आता है। उफान का मतलब ये नहीं है कि जल उससे बाहर निकल गया, उफान आने का मतलब उसमें शैवालों ने बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली, जिसको शैवाल ब्लूम हो गया, मतलब शैवालों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है ना तो पूरी तरीके से परत को ढक लेते हैं ये शैवाल, और अन्य पादपों को या अन्य जीव जंतुओं को फिर ये पनपने नहीं देते वहाँ पर। तो इस घटना को कहते हैं शैवाल ब्लूम, मतलब शैवालों का ही जलवा रहता है फिर उसके अंदर, ये होता है हाँ शैवाल ब्लूम में। क्योंकि बहुत ही तीव्र गति से, देखो आप कितनी तीव्र गति से जनन कर रहे हैं, खंडन विधि से भी कायिक जनन हो रहा है, और चल बीजाणु जो विधि है उसके द्वारा भी जो है शैवालों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से शैवाल जो होते हैं इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अगला जो आपका आता है वो है आपका अचल बीजाणु के द्वारा। अचल बीजाणु और समझ लेते हैं। ये जो चल बीजाणु अचल बीजाणु है इनमें अंतर यही है, ये अनुकूल परिस्थिति में होता है, ये थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में तब होता है। लेकिन अचल बीजाणुओं द्वारा जो अलैंगिक जनन होगा वो उन्हीं में होगा जिनमें जो कशाभिकाएं होंगी वो उपस्थित नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। जिनमें कशाभिकाएं उपस्थित नहीं होती है, जिन शैवालों में, उन शैवालों में अचल बीजाणु के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो केवल अंतर कुछ नहीं है, प्रक्रिया तो विधि तो इस प्रकार से ही है, लेकिन उसमें कशाभिकाएं उपस्थित नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है केवल। माना कोई शैवाल है, ये आपका शैवाल हो गया, और ऐसा शैवाल लिया हमने जिसमें कशाभिकाएं उपस्थित नहीं है, तो हम इसमें कशाभिकाओं को नहीं दर्शाएंगे। ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कम प्रतिकूल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम, थोड़े समय के लिए, अत्यंत कम, थोड़े समय के लिए अत्यंत कम अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा कि ये जो शैवाल होता है इसके अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बन जाती है, और जो गोलाकार संरचनाएं बनती है उनमें वे कशाभिका विहीन होंगी, उनमें कशाभिकाएं नहीं होगी, बस अंतर इतना सा है, ये गोलाकार संरचनाएं बन गई।
और ये जो गोलाकार संरचना है इनको नाम देंगे अचल बीजाणु, और इस पूरी संरचना का नाम देंगे अचल बीजाणुधानी, अचल बीजाणुधानी। केवल अंतर कितना सा है कि इसमें चल बीजाणु बन रहे थे जिनमें हमने कसाबिका को दिखाया था ऐसे, इसलिए चल बीजाणु नाम दे दिया, क्योंकि उनमें कसाबिकाएँ हैं गमन के लिए, चलन के लिए काम में आती है, इसलिए उनको चल बीजाणु कहते हैं। इनमें कसाबिकाएँ नहीं है, इसलिए इनको अचल बीजाणु कहते हैं। बाकी की आगे की जो प्रक्रिया है वो चल बीजाणुओं की तरह ही इनमें होती है। आगे क्या होगा कि इसका स्फुटन होगा, ये भित्ति टूटेगी, भित्ति के टूटने पर ये प्रत्येक जो गोलाकार संरचना है, जो अचल बीजाणु है, वो जल के अंदर आ जाते हैं, जल में आ जाते हैं, और जल में आने के बाद उसके बाद इनमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होने पर और नए शैवालों में परिवर्तित हो जाते हैं, नए शैवालों का निर्माण होता है। नए जो शैवाल होते हैं उनमें निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये जो अचल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु के द्वारा भी जो शैवाल होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। तो बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर वृद्धि होती है, थोड़ी कम प्रतिकूल परिस्थिति है। अगर इससे थोड़ी ज़्यादा हो गई तो सुप्त बीजाणु बना लेंगे, फिर थोड़ा सा मतलब बनेगी संरचना ऐसी, लेकिन इस संरचना की जो भित्ति है वो थोड़ी सी और मोटी हो जाएगी, ताकि वो जल्दी से वो जो अचल बीजाणु है वो खराब नहीं हो। थोड़ी सी और ज़्यादा परिस्थिति और अधिक थोड़ी सी कठिन हो गई तो निश्चेष्ट बीजाणु बना लेंगे, इस भित्ति को और भी ज़्यादा मोटा कर लेंगे। और अगर परिस्थिति ऐसी है कि लंबे समय तक ही चलेगी तो फिर श्लेष्म अवस्था बना लेते हैं। तो ये कंडीशन होती है। अब ये जो तीन जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है इनको हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो कायिक जनन में खंडन विधि को पढ़ा है शैवालों में, एक चल बीजाणु के द्वारा होता है, और दूसरा हो गया आपका अचल बीजाणु के द्वारा। तो ये तीन आपने जनन की विधियों के बारे में अध्ययन किया।